नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी पॉलिटी की सीरीज़ में, जहां आज हम डिस्कस करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये समझिए कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जान है। कुछ बहुत बड़े-बड़े जो लोग थे जिन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी रखते थे, दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने पढ़े हैं। उनका ये कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो हमारे हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी किताब है और उस किताब का भी ये जो हिस्सा आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिएम्बल, ये उसका आइडेंटिटी कार्ड है। समझ रहे हैं? तो अगर किसी को आपको सारांश में लेकर आना हो कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, तो ये समझ लीजिए ये जो आपके सामने जो पेश हो रखा है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिएम्बल, जिसे हम प्रस्तावना भी कहते हैं हिंदी में, ये उसकी जान है। ये समझ लीजिए सारांश है हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। और अगर कभी भी किसी को डाउट होता है तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि भाई हमारा प्रिएम्बल क्या कहता है, हमारी प्रस्तावना क्या कहती है। उसी को मद्देनज़र हमें कोई डिसीजन लेना चाहिए अगर हमारे किसी भी हमारे आर्टिकल पे हमें ऐसा लगे कि उसमें कुछ असमंजसता हो सकती है, कोई कन्फ्यूजन हो सकती है तो आज हम बात करेंगे प्रिएम्बल के बारे में। देखिए, जब हम प्रिएम्बल की बात करते हैं, प्रस्तावना की बात करते हैं ना, तो इसके 4 हिस्से हैं। अब इसके 4 हिस्से क्या हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब इसका सोर्स कौन है? इसका सोर्स है भारत की जनता, भारत के लोग। ठीक है? तो इसके सिटीज़न्स जो हैं, वो इसके सोर्स हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि सोवरेन, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, चिंता मत करिएगा, इन सारी चीज़ों को हम बहुत तसल्ली से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये है क्या, ये हमारे प्रियम्बल का नेचर है, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर बताते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये जो स्तंभ है ना, इन पे खड़ा है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, वो कहता है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ये क्या है? हमारा हमारा ऑब्जेक्टिव है। समझ रहे हैं आप? एंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और ये डेट है कि किस तारीख को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। अब ये जो प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारे पास आया कहाँ से? तो आप ये याद रखेंगे, हमारे पास ये आया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये हमारे लिए एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़रूरी चीज़ है कि भाई प्रियम्बल, जो प्रस्तावना भारत के संविधान की स्टार्टिंग में लिखी गई है, वो आई कहाँ से? तो उसका कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो लाइन है ना, वी द पीपल, ये सेम स्टार्टिंग जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में भी लिखी गई है। और ये जो बातें अंदर इसके अंदर लिखी गई हैं, ये बातें उठाई थी जब पंडित नेहरू जी ने, जब हमारा संविधान बनना शुरू हुआ था। पहली मीटिंग हुई थी, हमें पता है, 9 दिसंबर को। और उन्होंने 13 दिसंबर के आसपास जो है एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था। हमने पढ़ा है इसके बारे में। अब इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में मैंने आपको उस समय बताया था कि बहुत सारी बातें थी कि हमारा संविधान जो वो लोग उस समय बताने जा रहे थे कैसा होना चाहिए, क्या-क्या उसकी बुनियाद होनी चाहिए, ये सारी बातें, वही बुनियादें यहाँ पे भी मेंशन्ड है। तो अगर आपसे पूछेगा कि भाई हमने लिया कहाँ से? तो हमने इस कॉन्सेप्ट प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट लिया, वो उठाया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। समझ रहे हैं? और इसके अंदर जो भाव मेंशन है, वो आया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। ठीक है? तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि भाई हमारे प्रियम्बल के 4 सोर्स हैं, बेसिकली 4 चीज़ें मेंशन्ड है। एक हो गया सोर्स, एक हो गया उसका नेचर, कि भाई भारत का जो स्टेट है, अब इंडियन स्टेट कैसा होना चाहिए, जो भारत का जो एज़ अ देश की हम बात करें, तो हमारा देश कैसा होना चाहिए? हमारा देश सेक्युलर होना चाहिए, मतलब उसमें कोई एक धर्म आगे ना हो, सारे धर्मों को बराबर की इज़्ज़त मिले, बराबर की जो है एक ग्रो करने का मौका मिले। उसके अलावा हम सोवरेन है। सोवरेन का मतलब क्या होता है कि भाई अगर आप एक-एक वर्ड को देखेंगे, सोवरेन है हम। सोवरेन का मतलब क्या है कि हम हमारे ऊपर किसी का भी कोई राज नहीं चलेगा, हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, चाहे वो इंटरनल हो, चाहे वो एक्सटर्नल हो। आपने कई बार देखा होगा कि कई देश, खासकर हमारे पड़ोसी देश जो होते हैं, वो हमारी किसी इंटरनल मैटर पे, मान लीजिए कहीं कुछ ऐसी दुर्घटना घट गई कि कहीं नक्सली हमला हुआ या कुछ हुआ, तो वो लोग कमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो आप देखेंगे हमारे जो फाइनेंस में, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है, वो सिर्फ एक लाइन बोलते हैं कि भाई ये हमारा इंटरनल मैटर है, बाहर के लोग इसमें इसमें दखल-अंदाज़ी ना करें। क्यों? क्योंकि हम सोवरेन हैं, हम पे किसी का राज नहीं चलेगा, हम अपने डिसीजंस लेने के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं और हम उसके काबिल हैं। ठीक है? तो उसी तरीके से सोशलिस्ट भी हैं। सोशलिस्ट का मतलब ये है कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि जो समाज में जो ऊँच-नीच है, ठीक है? जो भेदभाव है, हमारी कोशिश है कि हम उसको बराबर लेकर आएँ। और जो लोग इसमें पिछड़े हुए हैं, जिन लोगों को सुविधाएँ नहीं मिली है, या जो लोग बहुत सालों से, सदियों से जिनका शोषण हुआ है, आज इस संविधान बनने के बाद उनको उनको उनके उत्थान करने का जो काम है, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को करना है। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
सेकुलर का मतलब मैंने आपको बताया ही। तो अब धीरे-धीरे पढ़ेंगे इसको, अगर मैं आपको सब कुछ यहीं समझा दूँगा तो फिर आपको लगेगा कि सर आगे क्या पढ़ना है, ठीक है? तो मैंने आपको बताया कि देखिए हिस्ट्री क्या थी कि भाई ये जो प्रिएम्बल का जो जो कॉन्सेप्ट है, जो डेटा है, कॉन्सेप्ट तो अमेरिका हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया, लेकिन जो उसमें डेटा है वो हमने कहाँ से उठाया कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास तो किया था नेहरू साहब ने दिसंबर में, उसको अडॉप्ट किया गया था जुलाई में, सॉरी जनवरी 1947 में। तो यहाँ से हमने डेटा उठाया। अब देखिए सवाल ये होता है कि भाई हर चीज़ में आप पूछेंगे जो भी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं क्या उनको लेकर आप कोर्ट जा सकते हैं? तो नहीं, प्रिएम्बल को लेकर जो प्रिएम्बल में जो बातें लिखी गई हैं, अगर आपको लगता है कि इनमें से मेरे साथ ये चीज़ नहीं हो रही या मेरे साथ कोई एक चीज़ मिसिंग है, जो चीज़ इसमें लिखी गई है मैं उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा हूँ, उसका भाव नहीं है मेरे मन में, तो क्या आप कोर्ट जा सकते हैं? नहीं जा सकते। ठीक है? तो ये हमें याद रखना होगा। ठीक है? लेकिन हम किसी भी गवर्नमेंट के लिए या किसी भी कोर्ट के लिए ये ज़रूरी है कि अगर वो भारत के किसी भी संविधान के किसी भी आर्टिकल को अगर समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनको प्रिएम्बल को दिमाग में रखते हुए, प्रिएम्बल की भावना को दिमाग में रखते हुए ही उसका इंटरप्रिटेशन करना है, उसका मीनिंग निकालना है। अब हमने ये 4 चीज़ें पढ़ ली, सोर्स भी देख लिया, सोर्स है, सोर्स कौन है? हम, वी द पीपल। ठीक है? हमने खुद को दिया है ये। एक बार पढ़ के देखिए आप इसको। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly रिज़ॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इंटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक and to secure all its citizens justice, social economic liberty, political liberty of thoughts, expression, belief, faith, worship, equality of status of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, in this 26th day of November 1914। अब इस डेट को याद रखिए। देखिए दो डेटें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मैं हर बार आपको बताता हूँ। एक होगी 26 नवंबर 1949 और एक हो गया आपकी 26 जनवरी 1950। इस तारीख को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था? अडॉप्ट हो गया था। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि भाई अडॉप्ट कब हुआ, तो आप ये तारीख में मार्क करेंगे। अगर वो पूछता है कॉमेंस कब हुआ, कॉमेंस का मतलब हुआ तो ये हुआ। अब इसका मतलब क्या? अडॉप्ट में देखिए बहुत सारे प्रोविजंस को उसी समय लागू कर दिया गया, जैसे सिटीजनशिप, इलेक्शंस को लेकर, इलेक्शन कमीशन, वो सारे लागू कर दिए गए। लेकिन पूरी तरीके से कब वो स्टार्ट हुआ, तो उसको हम कहेंगे कॉमेंस, मतलब स्टार्ट पूरी तरीके से, मतलब एक एक चीज़ जो लिखी गई संविधान में वो सारी एक साथ लागू कब हुई? 26 जनवरी से। ठीक है? तो अब ये तो चीज़ मैंने आपको समझा ही दी, यहाँ तो सब कुछ हमको समझ में आ गया। अब धीरे धीरे हम ना एक एक इसके बारे में जानेंगे कि हुआ क्या। तो अब सबसे पहली बात उसमें लिखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत में किसका राज है? भारत की जनता का राज है, भारत के लोगों का राज है। ठीक है? इसका राज का मतलब ये कि भारत की जनता जिस भी आदमी को चूज करेगी वो उनके बिहाफ पे भारत को आगे लेकर जाएगा। ठीक है? तो इसका ये मतलब है। सोवरेन, सोवरेन मैंने आपको अभी बताया था कि हमारे पे किसी भी ताकत का कोई राज नहीं है। हम इंडिपेंडेंट हैं अपने डिसीजंस लेने के लिए। अब जैसे इंडिपेंडेंस से पहले हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स थे, तो हम कुछ भी अगर हमें लाना होता था, डिसीजन लेना पड़ता था, तो हम ब्रिटिश के जो हमारे वॉइसरॉय हुआ करते थे उनसे पूछते थे। लेकिन जब भारत की आज़ादी के बाद से और जब जिस दिन से ये संविधान लागू हो गया, उस दिन से भारत एक सोवरेन कंट्री बन गया। उसके बाद अब हमारे ऊपर कोई भी विदेशी ताकत राज नहीं कर सकती और हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। और हम अपने डिसीजन कैसे लेंगे? उसका तरीका हमारे संविधान ने बताया क्या कि भाई एक होगी एक लेजिस्लेचर। इसको हमेशा याद रखिएगा, ये पॉलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने आपको हिस्ट्री में भी ये चीज़ समझाई है। लेजिस्लेचर, देखिए तीन चीज़ें समझिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और आपकी जुडिशरी। अब भाई ये तीनों हैं क्या? देखिए लेजिस्लेचर वो है जो कानून बनाती है, ये इनका काम क्या है? लॉ मेकिंग। ठीक है? एग्जीक्यूटिव क्या है? एग्जीक्यूटिव इन कानूनों का क्या करेगी? एग्जीक्यूशन करेगी। ये देखेगी कि जो कानून लेजिस्लेचर ने बनाए हैं वो ढंग से लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का पार्ट ही होती है। ठीक है? और ये दोनों मतलब, और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर इनसे पूछ सकता है कि भाई हमने तो कानून बना दिया, तो आपने उसका एग्जीक्यूशन ठीक से किया नहीं किया। इसका मतलब क्या है? एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल है, जवाबदेही बनती है एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेचर की तरफ। अब अब ऐसा भी तो हो सकता है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ने मिलके अगर कुछ ऐसा नियम बना दिया जो नुकसान कर सकता है भारत को, तो जुडिशरी बैठी है यहाँ पे, यहाँ पे आपकी न्यायपालिका बैठी है, ये है आपकी विधायिका। लेजिस्लेचर आपकी विधायिका, ये क्या बनाती है? लॉ बनाती है।
कार्यपालिका उसकी उसको लॉ को जो कानून बना है उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखती है, एग्जीक्यूशन देखती है। और अगर उस कानून में कोई दिक्कत है तो जुडिशरी बैठी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, आज़ाद जुडिशरी है इनके गलत कामों को रोकने के लिए। यही तो है अल्टीमेटली डेमोक्रेसी का फ़ायदा। तो अब हमने सोवरेन पढ़ लिया, अब सोशलिस्ट के ऊपर आते हैं। देखिए, सोशलिस्ट का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई हम जिन लोगों के पास बड़े खेत हैं, बड़ी ज़मीन है, उनसे छीन लो और सबको छोटा-छोटा बाँट दो और सारे जितने भी रिसोर्सेज़ हैं उनके ऊपर, ये मार्क्स की थ्योरी थी, मार्क्सिस्ट थ्योरी है सोशलिज़्म की भाई, कि सारे जो भी रिसोर्सेज़ हैं उन पे लोगों का बराबर हिस्सा है। हमारा तरीका ये है कि भाई मतलब हम दोनों तरीके से चलेंगे, हम प्राइवेट को भी सपोर्ट करेंगे, हम पब्लिक को भी सपोर्ट करेंगे, पब्लिक सेक्टर यानी प्राइवेट सेक्टर दोनों को सपोर्ट करेंगे और साथ-साथ लेके चलेंगे, ठीक है? हम डेमोक्रेटिक तरीके से सोशलिज़्म को अपनाएँगे, मतलब हम उन लोगों की सहायता करेंगे, उन लोगों का उत्थान करेंगे जो लोग पिछड़े वर्ग से हैं और जिनको ज़रूरत है आगे आने की, ठीक है? तो ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो लोग पिछड़े हैं या फिर जिनको सहायता की ज़रूरत है, जिनको हेल्प की ज़रूरत है, उनको वो आगे लेकर आएँ। अब आते हैं सेकुलर। अब देखिए, सेकुलरिज़्म हमारे देश में बहुत ज़्यादा रगड़ा जाता है। इस वर्ड के ऊपर बड़े बवाल होते हैं, ठीक है? ह हमको ये समझना होगा कि सेकुलरिज़्म का मतलब भारत के हिसाब से ये है कि भाई स देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, अमेरिका जैसी कंट्रीज़ में सेकुलरिज़्म का मतलब है कि ये समझ लीजिए कि स्टेट यानी मतलब जो गवर्नमेंट है उसका कोई धर्म नहीं है। ठीक है, उसे हम नेगेटिव कॉन्सेप्ट कहते हैं। लेकिन उसका पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ये है कि भाई भारत का जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब कि हम सारे धर्मों को इक्वल वेटेज देते हैं, बराबर देते हैं, हम किसी को ऊपर नीचे नहीं रखते, हम सबकी बराबरी की बात करते हैं। ठीक है, हम सबको इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, सपोर्ट देते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जब हमारा संविधान जब प्रियम्बल लागू हुआ था तो उस समय ये दो वर्ड नहीं थे, सोशलिस्ट और सेकुलर। ऐसा नहीं है कि इनके डालने से ही ये जो फीलिंग है सेकुलरिज्म की या सोशलिज्म की भारत में लागू हुई, नहीं। ये इनसे पहले इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स तो थे ही। आप चाहे सेकुलरिज्म को देख लीजिए तो हमारा आर्टिकल 25 से 28 जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपको पूरी फ्रीडम देता है अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करने की। इवन सोशलिज्म की बात करें, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, वो ये बात करते हैं इस बारे में कि भाई सबको जो है बराबर की प्रोग्रेस होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, लेकिन इनको एक एम्फेसिस देने के लिए इनको अलग से फिर बाद में डाला गया। ठीक है, अब आते हैं डेमोक्रेसी पे। अब डेमोक्रेटिक का मतलब क्या? भाई डेमोक्रेटिक का मतलब यह है कि भारत के जो लोग हैं वो इलेक्शन के द्वारा अपना जो है अपना जो नेतृत्व करने वाला आदमी को चूज करेंगे और उस पे फेथ रखेंगे। ठीक है, और अगर उनको पसंद नहीं आएगा तो हर 5 साल पे उनके पास मौका आएगा जिसको वो बदल सकते हैं। रिपब्लिक में भी यही है। रिपब्लिक और देखिए, रिपब्लिक और मोनार्च का ये डिफरेंस है कि भाई रिपब्लिक में भारत का जो स्टेट होगा ना, जो देश का हेड है, यानी स्टेट मतलब समझ लीजिए इस समय देश है यहाँ पे, जो स्टेट ये उसका जो हेड है वो कौन चूज करेगा? वो पब्लिक चूज करेगी, ना कि कोई राजा। मोनार्क सिस्टम में क्या होता है जो ब्रिटेन में चलता था? मोनार्क सिस्टम में होता है कि भाई राजा का बेटा ही राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा। लेकिन रिपब्लिक में ऐसा होता है कि नहीं, जिसको जनता चाहेगी उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाएगी। तो भारत का इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट कौन है? याद रखिएगा, क्वेश्चन में बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वो पीएम है। नहीं, वो पीएम नहीं, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। आप देखेंगे जितने भी भारत के जितने भी लॉ बनते हैं वो सारे के सारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे ही बनते हैं। समझ रहे हैं आप? जितने भी अवार्ड्स दिए जाते हैं आप देखेंगे, जितने भी हमारे चाहे पद्म भूषण हो या भारत रत्न हो, वो सारे कौन देता है? वो हमारे प्रेसिडेंट ही देते हैं, क्योंकि वो एक हेड है हमारे स्टेट के। ठीक है, तो ये अब देखिए हमने क्या पढ़ लिया, हमने सोर्स पढ़ लिया, हमने नेचर पढ़ लिया। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। भाई ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव सबसे पहला है कि जस्टिस, सबको न्याय मिलना चाहिए। भारत का संविधान ऐसा हो कि वो सबको न्याय दे। न्याय कैसे दे? जो बातें हमारे फंडामेंटल राइट्स मतलब हमारे मूल अधिकारों में जो बातें लिखी गई हैं ना, वो हमें जस्टिस मिलना चाहिए। कि मतलब आपके साथ जो है कोई मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके आपको पूरी आज़ादी है अपना धर्म को फॉलो करने की, आपको पूरी आज़ादी है भारत के किसी हिस्से में जाके अपने आप को अपना व्यवसाय करने की। ठीक है, तो ये जस्टिस है आपके लिए। अब इस जस्टिस में भी तीन चीज़ें होती हैं, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ठीक है, अब भाई सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हमने कह तो दिया कि जस्टिस है। क्या है ये? अभी सोचिए, सोशल जस्टिस का मतलब है कि
किसी भी व्यक्ति को ऐसा ना फ़ील हो कि उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है, या उसको उसको ऐसा फ़ील हो कि भाई वो पिछड़ा रह गया है। तो सोशल जस्टिस का मतलब ये है कि हमारा संविधान ये चाहता है कि हम एक ऐसा समाज बनाएँ जिसमें कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन या किसी और बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और अगर कोई पीछे छूट गया है पिछली गलतियों की वजह से, तो उनको हेल्प किया जाए। तो सोशल जस्टिस में आप देखेंगे जहाँ पे हम फंडामेंटल राइट्स के थ्रू इस चीज़ को हम कोशिश करते हैं कि हम उनको हेल्प करें। जैसे आप देखेंगे सोशल जस्टिस का मतलब जैसे रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट इसलिए है कि भाई जो हमारे भाई बंधु जो जिनको उत्पीड़न की वजह से जो है वो उनकी ग्रोथ नहीं हो पाए, वो मुख्य धारा में इतना ज़्यादा आ नहीं पाए। तो अब रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट इसलिए लेके आया गया ताकि उनको जो है एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, एक सीढ़ी दी जाए जिसके थ्रू वो चढ़ के आगे आएँ और मुख्य धारा का हिस्सा बने। समझ रहे हैं? इसके बाद आता है आपका इकोनॉमिक जस्टिस। भाई इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब ये है कि भाई सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए ग्रो करने का, अपनी रोज़गार करने का, अपने आप अपना इनकम स्टेटस बढ़ाने का। ठीक है? ऐसा तो नहीं है ना कि कोई गरीब पैदा हुआ तो गरीब ही मरेगा। ये कॉन्सेप्ट इसीलिए आया, संविधान ने ये कहता है कि भाई सबको आज़ादी दो कि वो अपना काम कर सकते हैं। और उसी का नतीजा ये आप देख रहे हैं भारत में आज की डेट में इतने सारे स्टार्टअप्स हैं जो इतने सारे लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। ठीक है? तो इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन कॉज्ड बाय पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेल्थ, इनकम एंड इकोनॉमिक स्टेटस। मतलब अगर कोई अमीर है या कोई गरीब है, तो अमीर ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई अमीर को आप ज़्यादा तवज्जो देंगे और गरीब को आप कोई तवज्जो नहीं देगा। नहीं, उसको भी उतना ही अधिकार होना चाहिए जितना उस अमीर को है। ठीक है? और अगर आदमी कोई अपनी मेहनत कर रहा है तो उसका उतना काम मिलना चाहिए। ठीक है? और उसको पूरी अपॉर्चुनिटी दीजिए, आप उसको मौका दीजिए। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है कि अगर आप किसी, मान लीजिए कोई पिछड़ा वर्ग का आदमी है, आप उसको मौका ही नहीं देंगे आगे बढ़ने का या नौकरी करने का, ठीक है? तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। या फिर इसी तरीके से कोई गरीब है, अगर आप उसको मौका ही नहीं देंगे। अगर बैंक लोन क्यों देती है? बैंक लोन इसलिए देती है ताकि कोई अगर पिछड़े वर्ग से है, कोई पिछड़ा आदमी है जिसने जो इकोनॉमिक तौर पे भी वीक है, तो उसको लोन देगी, हो सकता है उसका बिज़नेस चल पड़े और उसके बाद वो अपना स्टेटस बढ़ा सके। ठीक है? अब आता है भाई पॉलिटिकल जस्टिस। अब पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब समझिए। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि भाई जिस आदमी के पास संसाधन है, जो आदमी पढ़ा लिखा है, वो वोट कर सकता है, जो बाकी है वो बाकी दूसरा आदमी है वो वोट नहीं कर सकता। सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल यही है। आपको याद है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब वो उन्होंने इलेक्शंस कराए थे, तो वो लोग बहुत चुनिंदा लोगों को वोट दे देते थे। उनके कॉन्सेप्ट ऐसे थे कि भाई कोई ज़मींदार है तो वो वोट दे पाएगा, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो वो वोट दे पाएगा। तो उसका नुकसान क्या था कि जो लोग, जिन लोगों के पास जो है अच्छी शिक्षा नहीं थी, या जो लोग जो है ज़्यादा जानकारी नहीं थी, वो लोग वोट नहीं कर पाते थे। लेकिन भारत के संविधान लागू होने के बाद वो किस्सा ख़त्म हो गया। 18 वर्ष से ऊपर का अब आज की डेट में कोई भी आदमी जो मानसिक तौर पे बहुत साउंड हो, अच्छा हो, वो वोट कर सकता है। तो ये चीज़ हमें कहाँ से मिलती है? ये चीज़ हमें प्रिएम्बल में लिखी गई है। ये है पॉलिटिकल जस्टिस। मतलब आपके साथ अगर आप चाहें, आप वो वोट करते समय आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आप कौन से वर्ग से हैं। ठीक है? आप अमीर हैं, गरीब हैं, आप कहाँ से आते हैं, ये नहीं। आप अपनी मर्ज़ी से वोट कर सकते हैं। ठीक है? तो देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है कि पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स ऑल द पीपल हैव एन इक्वल, फ्री एंड फेयर राइट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़। मतलब ये नहीं कह सकते कि भाई आप जो है आपके पास इतनी सैलरी नहीं है, आपके पास आपकी इनकम 2 लाख से कम है तो आप वोट नहीं कर सकते। ऐसा कोई नहीं हो सकता, कोई कह भी नहीं सकता भारत में। ठीक है? तो यहाँ पे अब हमने देखा। और अब मोटा-मोटी समझिए कि तीनों चीज़ों को अप्लाई कौन करता है? इन चीज़ों को हम अप्लाई करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के थ्रू। मैंने आपको पहले ही बताया, फंडामेंटल राइट्स हमारे मूल अधिकार है। अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है कि उसके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो किसके पास जा सकता है? सबसे पहले तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जब अगर किसी आदमी को फंडामेंटल राइट्स मैं दे रहा हूँ, यानी कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, और उसका हनन होगा, तो वो मेरे गार्जियन के पास जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है? तो आपसे एग्जाम में अगर पूछेगा कि भाई जो है गार्जियन कौन है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, तो आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट। तो अगर किसी का हनन हो रहा होगा राइट्स का, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। ये कहाँ मेंशन्ड है? ये मेंशन्ड है आर्टिकल 32 में। या फिर अगर वो चाहे तो हाई कोर्ट के पास भी जा सकता है। ये मेंशन्ड है आर्टिकल 226 में। ये सारे आर्टिकल्स आपको धीरे धीरे मैं याद करा दूंगा, फिर ट्रिक्स भी बताऊंगा। ठीक है? और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में और फंडामेंटल राइट्स में यही फ़र्क है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? ये एक गाइडलाइंस की तरह है। इनमें वो बातें लिखी गई हैं जो किसी भी गवर्नमेंट को फॉलो करनी चाहिए जब वो शासन करते हैं। लेकिन अगर वो जो बातें इसमें लिखी गई हैं उसका पालन नहीं कर पाते, तो ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स की तरह आदमी चला जाएगा कि भाई देखो मेरे यहाँ पे राइट्स का वॉल्यूशन हुआ तो मैं कोर्ट जा रहा हूँ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल के केस में आप कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है? ये सिर्फ गाइडलाइंस है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स के वॉल्यूशन में आप कोर्ट जा सकते हो। ठीक है?
अब देखिए, अब आते हैं इक्वालिटी पे। भाई इक्वालिटी का मतलब क्या है? इक्वालिटी मतलब ये है कि सारी सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, सारे जन लोग बराबर हैं और उनको बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। ठीक है, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और अगर आप देखेंगे, इसका कहने का मतलब ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एवरी वन इज़ इक्वल बिफोर लॉ। मतलब अगर कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, कोई कुछ भी हो, किसी भी तरीके से आप अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा, लेकिन लॉ के सामने सब बराबर है। ठीक है, अगर आपने देखा हो, पिक्चरों में हमने बहुत ज़्यादा देखा है कि वो कोर्ट रूम का हमने सीन देखा है कि जहाँ एक लेडी होती है, उनके हाथ में तराजू होता है। ठीक है, तो तराजू वो उन्होंने पट्टी क्यों बांध रखी होती है? क्योंकि वो सिग्निफाई करता है कि वो ये नहीं देखती कि उनके सामने कौन है। वो तराजू से जो है इंसाफ करने के लिए खड़ी रहती हैं। तो पट्टी पट्टी का जो यही सिग्निफाई करती है कि वो किसी सामने खड़े आदमी को नहीं देख रही कि उसका स्टेटस क्या है, उसके पास क्या स्पेशल पावर मिलती है, नहीं मिलती। ठीक है, इन सारी चीज़ों को अवॉइड किया जाता है। इसके बाद करते हैं लिबर्टी। अब देखिए, लिबर्टी और फ्रीडम दो अलग वर्ड है। लिबर्टी भी आज़ादी है, फ्रीडम फॉर द पीपल, और फ्रीडम भी आज़ादी है। लेकिन लिबर्टी में एक चीज़ होती है कि लिबर्टी में आपके ऊपर ये कहा जाता है, भाई आपको जितनी आज़ादी यूज़ करनी है करिए, लेकिन आपके साथ एक लिमिटेशन है। मतलब ये सोचिए कि अगर आपको ये कह दिया गया है कि आपको जो है फुटबॉल खेलना है, लेकिन आप इस मैदान में ही खेल सकते हैं, इस मैदान के बाहर आप नहीं जा सकते। वही गए कॉन्सेप्ट लिबर्टी का भी, कि भाई आप के पास पूरी फ्रीडम है कि आप अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। आपके पॉलिटिकल व्यूज़ क्या हैं, मतलब आप किस पार्टी को पसंद करते हैं, किस नेता को पसंद करते हैं, आपका सोसाइटी में बिहेवियर क्या सब चूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो बिहेवियर है ना, ये सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अगर आप ये थोड़ी कि चलते फिरते आप किसी को थप्पड़ मार रहे हैं, किसी से आप जो है बदसलूकी कर रहे हैं, किसी को आप जो है अब्यूज़ कर रहे हैं, नहीं, ये गलत है। तो इसीलिए लिबर्टी फ्रीडम का कॉन्सेप्ट में है, फ्रीडम मतलब कंप्लीट फ्रीडम की बात होती है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन लिबर्टी में क्या होता है, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, और उस लिमिटेशंस के अंदर ही आप जो है अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सब कुछ करिए, लेकिन विद इन दी लिमिट्स ऑफ लॉ, ये होता है लिबर्टी। अब आते हैं फ्रेटर्निटी। भाई फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई हमारे अंदर भावना होनी चाहिए भाईचारे की, और आपस में जो है ना हम लोग एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, हमारे अंदर एक इमोशनल अटैचमेंट है। अब आप सोचिए, हम ये सारी चीज़ें हमें कैसे मिलती हैं? आप इंडियन फ्लैग को देख लीजिए, आप इंडियन एंथम को देख लीजिए, नेशनल एंथम जो है हमारा, इवन हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये सारी क्या कोशिश चलती है? ये कोशिश यही है कि हम, देखिए आज भी हम देखो, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी है, आज भी हम भारत का झंडा देखते हैं तो हम लोग जो है थोड़ा स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं, या फिर नेशनल एंथम होता है कहीं भी सुनते हैं तो हमारे हम जो है अटेंटिव मोड में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि ये वो चीज़ें हैं जो हमें हमें आपस में जोड़ते हैं। समझने की कोशिश करिए इसे, ये हमारी अपब्रिंगिंग का पार्ट है। तो फ्रेटर्निटी का मतलब ये है कि हम सारे, जब जनगण मन आप देखेंगे तो उसमें सारी चीज़ें, पूरा इंडिया कवर होता है। क्यों कवर किया जाता है? वो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम सब जुड़े हुए हैं भाईचारे से, और एक फीलिंग है हमारी कंट्री की तरफ। ठीक है, और फ्रेटर्निटी हेल्प्स इन प्रमोट डिग्निटी। और हमें लेकिन इसमें ये भी देखना है कि हमें अपनी डिग्निटी और सामने वाले की डिग्निटी दोनों का ख्याल रखना है। ऐसा नहीं करना है कि मैं तेरा भाई तभी बनूंगा, तू मेरा भाई तभी है, ठीक है, जब तू मेरे हिसाब से चलेगा। नहीं, हमें उसकी भी डिग्निटी को मेंटेन करना है। यूनिटी, हमारे अंदर यूनिटी होगी, एकता होनी चाहिए। और इंटीग्रिटी मतलब हम ईमानदार हो। इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी में यही फ़र्क होता है। इंटीग्रिटी की बात तब होती है जब आपको कोई देख ना रहा हो, और तब तब आप सही काम करते हो, वो आपकी इंटीग्रिटी होती है, वो आपके अंदर से निकलती है। ठीक है, अब आप देखिए, एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने अभी आपको बताया था कि जब प्रिएम्बल हमारा स्टार्ट हुआ था, तब उस समय सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड नहीं थे प्रिएम्बल में। ये ऐड किए गए थे 1976 में, 22वें संशोधन से, सॉरी 42वें संशोधन से। और उन्हीं के साथ एक वर्ड यहाँ और ऐड किया गया था, वो था यही इंटीग्रिटी। ये भी कैसे ऐड हुआ था? 42nd अमेंडमेंट से ही ऐड हुआ था। अब देखिए, सवाल ये आता है, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम इतना महत्व दे रहे हैं, हम कहते हैं कि भाई इतना ज़रूरी है। अच्छा, ये चीज़ समझिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इक्वालिटी लिबर्टी फर्टर्निटी का, ये हमने कहाँ से लिया? ये हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया था। ठीक है, ये हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया था, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, सोर्स मालूम होना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं अपने जो हम सवाल डिस्कस कर रहे थे कि भाई क्या प्रिएम्बल शुरू से ही उसमें हम बदलाव कर सकते थे, या हम, या बाद में कुछ ऐसा हुआ कि हमने उसमें दो चार वर्ड ऐड कर दो, दो चार वर्ड कम कर दो, ऐसा हुआ? तो इसके पीछे मैं आपको संक्षिप्त में दो केस बता देता हूँ। ठीक है, ये ज़रूरी है जानना कि एक एक केस हुआ था, बेरुआर बारी केस। अब बेरुआर बारी केस में मैं आपको एक बहुत जिस्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में आप चाहें तो अलग से पढ़ भी सकते हैं, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो। ठीक है, बेरुआर बारी केस में क्या हुआ था कि भारत का जब विभाजन हुआ था,
तो जो जिन्होंने हमारे भारत के विभाजन की जो रेखा खींची थी उन्हें हम सरल रेडक्लिफ कहते थे। अब रेडक्लिफ साहब को बाहर से बुलाया गया ये कह के कि भाई आपको भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है विभाजन की जो है रेखा खींचनी है। इसका फ़ायदा उन्होंने ये बताया कि भाई ये भारत और पाकिस्तान से वाकिफ़ नहीं है, तो ये जो करेंगे वो बिना किसी भेदभाव के करेंगे, मतलब ये किसी का फ़ायदा नुकसान नहीं देखेंगे, इनके हिसाब से जो ठीक लगेगा वो करेंगे। तो इन्होंने लाइन खींची। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट बनाया कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है उधर वो पाकिस्तान में गया, और उसके अलावा जो हिस्सा था वो इंडिया में चला गया। तो अब जलपाईगुड़ी यानी बंगाल के पास में एक जगह है, वहाँ पे एक जगह थी, वो थी बेरुआबारी। थाना था ये एक्चुअली में, बेरुआबारी। ये रेडक्लिफ साहब ने भारत को दिया तो ठीक है, लेकिन वो लिखना भूल गए इसके बारे में। जो डॉक्यूमेंट उन्होंने सबमिट किया था उसमें डॉक्यूमेंट में लिखना भूल गए। तो अब पाकिस्तान ने बाद में इस पे क्लेम करना शुरू किया कि भाई यहाँ पे तो मुस्लिम मेजोरिटी है, ये हमें चाहिए। ठीक है। तो इस केस में अब भारत में मुद्दा उठा, 1952 के बाद ये मुद्दा उठने लग गया कि भारत में, भाई पाकिस्तान कह रहा है कि हमें ये हिस्सा हमारा है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम मेजोरिटी, और ये आपके मेंशन नहीं है, रेड क्लिफ के टेक्स्ट में मेंशन नहीं है। तो फिर नेहरू साहब जो थे उनकी तो बात जानते ही हैं कि भाई उनको ये था कि भाई हम तो शांति प्रदेश है, हम चलो आराम से आपस में बैठ के मसले को सुलझा लेंगे। तो उन्होंने उस समय जो फिरोज नून थे, पाकिस्तान के पीएम थे, ठीक, उनके साथ मिलके एक एग्रीमेंट साइन किया, उसे हम कहते हैं नेहरू नून एग्रीमेंट। और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप एक काम करिए, ये जो बेरोबारी ना इसको बीच से काट देते हैं, ऊपर वाला हिस्सा हमारा, नीचे वाला हिस्सा आपका। ठीक है। अब लेकिन यहाँ के जो लोग थे बेरोबारी के, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये तो आप गलत कर रहे हो, हम तो भारत का हिस्सा ही बनना चाहते हैं, आप हमें पाकिस्तान को क्यों दे रहे हो। तो उन्होंने कहा कि अपना हाथ काट का जो खून से लेटर लिखा, किसको, उस समय के प्रेसिडेंट साहब को। उस समय के प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद जी। उनको उन्होंने लेटर लिखा। अब राजेंद्र प्रसाद साहब को ये बात वैसे ही खटक रही थी कि भाई आप हिस्सा क्यों दे रहे हो पाकिस्तान को। ठीक है। तो उन्होंने जो है ये मसला, उन अब प्रेसिडेंट जो है ना भारत के, उनको अगर किसी चीज़ पे अगर किसी से सलाह मशवरा करना होता है तो वो किसके पास जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास। और ये पावर उनको किसने दिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 143 ने दी है। ठीक है। तो वो उन्होंने कहा कि ठीक है यार, मैं एक काम करता हूँ, ये मैं भेजता हूँ किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। जब वो सुप्रीम कोर्ट के पास गए, और सुप्रीम कोर्ट की में 8 जजेस की, कितने जज थे याद रखिएगा, 8 जजेस की बेंच बैठी, और उसने इस डिसीजन पे, ये इस पे डिसीजन दिया कि भाई क्या ये जो एग्रीमेंट है ये नेहरू जी खुद ले सकते हैं। क्योंकि ये एग्रीमेंट तो नेहरू जी कराए थे, लेकिन डिसीजन ये आना था कि भाई नेहरू जी को पहले तो, मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, अगर आप यहाँ देखेंगे, देखिए हमारा लेजिस्लेचर है, यानी लेजिस्लेचर कौन है, हमारा पार्लियामेंट। ठीक है। और हमारा एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव कौन है, उसमें नेहरू जी की जो सरकार थी वो हमारी एग्जीक्यूटिव थी। अब नेहरू जी एग्रीमेंट तो कराए, ठीक है, कोर्ट को ये डिसाइड करना था कि नेहरू जी ने जो एग्रीमेंट किया है, क्या वो पहले पार्लियामेंट से नहीं पास होना चाहिए था, ये खुद कैसे करा है। तो इस पे कोर्ट ने जजमेंट दी, और उन्होंने ये कहा कि भाई हमारे संविधान के आर्टिकल 1 2 3 जितने भी आर्टिकल्स हैं उनमें, स्टार्टिंग में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे इनके बारे में, इनमें ये लिखा है कि भाई आप अपनी स्टेट्स कैसे बना सकते हो, जो आपको भारत में जो राज्य हैं वो कैसे बनेंगे। आप चाहो तो किसी राज्य की बाउंड्री को कम कर दो, बढ़ा दो, उनका नाम बदल दो, सब कर दो। ठीक है। आप अगर बाहर के किसी राज्य जो स्टेट है बाहर का, कोई और कंट्री है, आपने उसको आप अपने में मिला सकते हो, ये भी लिखा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कहीं नहीं लिखा कि आप अपना हिस्सा किसी दूसरे देश को दे सकते हो। उन्होंने आर्टिकल 3 का ये बात कही। आर्टिकल 3 में स्पेसिफिकली उन्होंने कहा कि भाई आर्टिकल 3 में ये बात कहीं नहीं लिखी कि आप जो कह रहे हो ना कि हम बेरुआ को 2 हिस्सों में बांट के ये वाला हिस्सा पाकिस्तान को दे देंगे। उन्होंने कहा ये बात तो कहीं लिखी नहीं है। तो अगर आपको देना है तो पहले आप उसको लेजिस्लेचर से पास कराओ, उसको अमेंडमेंट कराओ आर्टिकल 3 में। ठीक है, उसमें ये चीज़ डालो कि आप दे सकते हो, उसके बाद ही ये लागू होगा। ठीक है। और उस समय एक मसला, अब इसमें प्रियम्बल कहाँ से इन्वॉल्व हुआ, अब बताता हूँ प्रियम्बल कैसे इन्वॉल्व हुआ। उस समय जो लोग फेवर में थे, गवर्नमेंट का साथ दे रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई हम सोवरेन हैं, हम, ठीक है, सॉरी, हम डेमोक्रेटिक हैं। हम डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है कि भाई हमको जनता ने पावर दी है ऐसे डिसीजन लेने की, तो हम ले सकते हैं। ठीक है। तो इसी चीज़ को कौन, उस समय की सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई देखिए ऐसा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो किसका, वो सॉरी, जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। तो अब हमारे लिए क्या जानना ज़रूरी है कि भाई बिरवार बारी केस में
सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन प्रिएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, इसीलिए जो बात आप कर रहे हो ना वो हम मानेंगे नहीं, क्योंकि वो बात एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट में। ठीक है। और अल्टीमेटली हुआ यही कि फिर गवर्नमेंट को जो है 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाना पड़ा, और उसके तहत फिर उन्होंने बिरवारी का हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया। लेकिन सेम मुद्दा दोबारा एक केस में आया, जिसे हम कहते हैं, ये लैंडमार्क जजमेंट है इसमें, केशवानंद भारती केस में। ठीक है। इस केस में भी ऐसा ही कुछ आया। अब इस केस की जानकारी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे तब बात करेंगे। जहां बस हमें ये समझना है कि उस समय पहले 8 लोगों की जजों की बेंच बैठी थी, इस बार 13 जजेस की बेंच बैठी। और उन्होंने इस बार पिछले निर्णय को बदल दिया। उन्होंने कहा कि प्रिएम्बल जो है वो संविधान का हिस्सा है, इसीलिए उसमें बदलाव किए जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन आप उन्होंने कहा कि ठीक है, आप संविधान हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन का, आप उसमें बदलाव कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कोई भी संविधान में इंक्लूडिंग प्रिएम्बल किसी को भी चेंज करना होगा, वो वो किसी भी हिस्से में चेंज करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उसके बेसिक नेचर को चेंज नहीं कर सकता। अब बेसिक नेचर क्या है? जो चीज़ें संविधान में हमारे प्रिएम्बल में लिखी हुई है ना, आप ये समझ लीजिए, जो नेचर है, जो ऑब्जेक्टिव है, यही उसका बेसिक नेचर है। अब कोई कल को कहे कि भाई भारत को मैं जो है सेकुलर सेकुलर स्टेट से हटा दूंगा, या भारत को मैं रिपब्लिक से हटा दूंगा, कोई कोई सरकार आए वो कहे कि मैं तो अब हम जो है कल से मेरा बेटा ही जो है प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान का बेसिक प्रिंसिपल इसी पे वो खड़ा है। या हम इक्वालिटी की बात को हटा दें, ठीक है, तो इसी चीज़ पे हमारा संविधान खड़ा है। तो ये अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव, कोई भी गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि वो इसको चेंज कर दे, तो सुप्रीम कोर्ट उसको वैसा नहीं करने देगा। लेकिन इस इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए कि बेरुआर बारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रिएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। ठीक है। लेकिन केशवानंद भारती केस में उन्होंने कहा, और अपनी पुरानी जजमेंट को ठीक किया, बोला कि नहीं, प्रिएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है तो उसमें कोई बदलाव कर सकते हैं। और इसी के बाद, क्योंकि ये जजमेंट आया था आपको 1972-73 के पास। ठीक है। और इसी के बाद हमें पता है कि 42nd अमेंडमेंट जो था, 42nd अमेंडमेंट जो था कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे, वो 1976 में आया था। और ये सोचिए, इस अमेंडमेंट में बहुत सारे चेंजेस आए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट बहुत बड़ा अमेंडमेंट था, इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स में चेंज आया था, इसीलिए इसे हम कई बार मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का भी नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का भी नाम हम इसे दे देते हैं। तो हमारे लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, कि आपसे एग्जाम में पूछ लेगा भाई मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा अमेंडमेंट है, तो आप बोलोगे 42nd अमेंडमेंट। और इसमें कौन कौन से 3 वर्ड ऐड किए गए थे प्रेएम्बल में? तो वो था, एक तो सोशलिस्ट, फिर था सेकुलर, और इसके अलावा एक था फ्रेटर्निटी के बाद इंटीग्रिटी। ठीक है। देखिए, ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है कि 1942 में, सॉरी 1976 में 42nd अमेंडमेंट आया था केशवानंद भारती के पास। ये मान लिया गया कि प्रिएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है तो उसमें बदलाव किया जा सकता है। और अब हमें ये देखिए, कुछ आर्टिकल्स तो आपका ऐसे ही हो जाएंगे कि जब भी संविधान में आपको अमेंडमेंट करना होगा, उसका तरीका कहाँ लिखा है? आर्टिकल 368 में लिखा है। और मैंने आपको अभी बताया कि कोर्ट ने क्या कहा था कि आप पूरे संविधान को बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो नहीं बदल सकते, क्योंकि जो प्रिएम्बल में जो बातें लिखी गई हैं। ठीक है। इसीलिए सेकुलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी सारे वर्ड ऐड किए गए थे। ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ आज की वीडियो का करते हैं यहीं पे समापन। एक छोटा सा रिकैप जैसा हर बार हम करते हैं। हमने पढ़ा आज प्रिएम्बल के बारे में, भारत की संविधान की प्रस्तावना के बारे में, जो कहाँ से हमने उठाया, या हमने उठाया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है। इसके 4 हिस्से हैं बेसिकली, आप देखेंगे। सबसे पहले इसका सोर्स है, जहाँ हम कहते हैं वी द पीपल। इसके अलावा इसका नेचर, जहाँ हम बताते हैं कि हमारा संविधान कैसा है, वो सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, जहाँ हम बात करते हैं कि भाई जस्टिस कैसा होना चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, इक्वालिटी की बात हम करते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं डेट की, जो कि है 26 नवंबर 1949 की। हम ये बताते हैं कि हमारा संविधान इस दिन अडॉप्ट हुआ। इसके अलावा हमने इस वीडियो में जो है डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें लिखी हुई हैं कि भाई हम सोशलिस्ट कैसे हो गए, हम सोवरेन हैं, मतलब हमारे ऊपर कोई और राज नहीं करता, हम सारे डिसीजंस, चाहे हमारे इंटरनल मैटर हो या एक्सटर्नल मैटर हो, खुद डिसीजन लेते हैं। सोशलिस्ट मतलब हम चाहते हैं कि हमारे जो सोसाइटी है वो, उसमें लोग बराबरी पाए। ठीक है। हमें मालूम है कि कुछ लोग ऊपर हैं, कुछ लोग नीचे हैं, लेकिन हमारी, ये हमें क्या बताता है कि हमें उस डायरेक्शन में जाना है जहाँ लोगों के अंदर ये जो मतभेद है, या फिर हम बात कर सकते हैं जो डिफरेंस है स्टेटस का, वो कम हो। ठीक है।
उसके अलावा आप देखेंगे सोशलिस्ट सेकुलर की बात हमने की। सेकुलरिज्म का मतलब जो भारत के संदर्भ में बताऊं तो भारत का ये है कि भाई सारे के सारे जो भी धर्म है भारत के सरकार की नज़रों में वो बराबर है और उनको पूर्ण इज्जत दी जाती है। समझ रहे हैं? तो ऐसी ही बातें हमने अपनी इस वीडियो में डिस्कस की। अगर कोई डाउट होगा तो आप प्लीज़ हमें बता सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे उस डाउट को क्लियर करने की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।